नमस्कार, स्वागत है आपका वोट फॉर गुड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। नामांकन के साथ ही प्रत्याशी मैदान में डटने लगे हैं। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में कल से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। आगाज मेरठ से होगा। आखिर मेरठ से ही वो हर बार रैली की शुरुआत क्यों करते हैं, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर सभी सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है। इसकी रौनक देश भर में देखी जा रही है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार मैदान में ताल ठोकने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में एक विशेष लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी अपने अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। उनकी पहली चुनाव रैली 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाले शहर मेरठ से होगी। ये वही धरती है जहां से मंगल पांडे ने आजादी की मशाल जलाई थी, जो बाद में पूरे देश में आग की तरह फैल गई और फिर आखिरकार 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी मेरठ से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। 2014 में 2 फरवरी को उन्होंने यहीं अपनी पहली रैली की थी। 2019 में 28 मार्च को भी पीएम मोदी ने मेरठ से ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया था और अब 2024 में 30 मार्च को वो यहीं से चुनाव रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिशन 2024 को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार इस क्रांति धरा को ही चुना है। 2014 और 2019 में मेरठ से चुनाव अभियान की शुरुआत करना बीजेपी के लिए शुभ फलदायी रहा है। 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, तो वहीं 2019 के चुनाव में ये बढ़कर 303 हो गई। अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का, जबकि बीजेपी के लिए 370 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य सेट कर रखा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहीं से होकर जाता है केंद्र में सत्ता का रास्ता। आखिर लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीट भी तो यही है। इसलिए एक बार फिर पीएम मोदी यहीं से चुनाव अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। मेरठ में वो बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जिन्हें टीवी के राम के नाम से जाना जाता है। इस रैली में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही पार्टी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन के बाद से ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। करीब 3 दशक से पार्टी का झंडा यहाँ से लगातार लहरा रहा है और जब राम मंदिर की बात हो तो टीवी के राम को मेरठ से उम्मीदवार बनाने के पीछे की बीजेपी की रणनीति समझी जा सकती है। अरुण गोविल टीवी सीरियल रामायण में निभाई गई राम की भूमिका से काफी प्रसिद्ध हुए थे, जो उनकी पहचान बन गई और अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन चुका है, जिसका वादा बीजेपी करती आ रही थी। जाहिर है तमाम सियासी गुणा गणित के बाद बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से अपना उम्मीदवार चुना। इस समय पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो राममय है ना, और रामलला का मंदिर बना है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद। तो ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो भगवान राम के जो हमें देते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा देश इस समय बिल्कुल ओतप्रोत है। सीधे तौर पर न सही, लेकिन अरुण गोविल के बयान से ये भी झलकता है कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में शुभ फलदायी हो सकता है।
कुल मिलाकर मेरठ से पीएम मोदी की चुनावी रैली की शुरुआत को बीजेपी की उस सियासी रणनीति का हिस्सा मानना शायद गलत नहीं होगा, जिसका नतीजा अब तक सकारात्मक साबित होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेरठ में सीएम योगी भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। कल अरुण गोविल के प्रचार कैंपेन में मेरठ पहुंचे योगी ने मथुरा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 500 सालों में पहली बार अयोध्या में अपने धाम में भगवान राम को विराजमान होते हुए देखा। मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार कर रही होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यूपी में लागू किया गया कांवड़ यात्रा निकालने का आदेश। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही होंगी। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था और ये सब चीजें तय थी पहले से। एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाए। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे, मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का। टीवी के राम यानी अरुण गोविल को उम्मीदवार के रूप में देखकर मेरठ की जनता का क्या कहना है? जनता वोट के रूप में प्यार बरसाएगी या नहीं? आपको सुनवाते हैं खुद जनता की जुबानी उनकी राय, हमारे सेगमेंट जनता बोले में। सोच में तो काफी फर्क है। पहले की जो सरकारें थी इतनी सहूलियत नहीं थी जितनी मोदी सरकार ने दी है। मोदी सरकार ने गुंडा राज खत्म कराया वैसे, जो पहले ये चीज नहीं थी। इस चीज से तो पब्लिक को मतलब राहत है काफी। अरुण गोविंद जी अगर मेरठ की समस्याओं को दूर करते हैं या वादा करते हैं तो उनको भी वोट दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम पक्ष जो है तो बीजेपी की सरकार से खिलाफ है, ऐसा नहीं है। बीजेपी को भी वोट करते हैं मुस्लिम पक्ष, तो हमें ये कोई ये मायने नहीं रखता कि हम वोट किसको दे रहे हैं। विकास होगा और समस्याओं का समाधान होगा तो अरविंद गोविंद जी को भी वोट दिया जाएगा। ये उनको यहाँ के मतदाताओं को आश्वस्त करना होगा कि वो या उनका कोई एक नुमाइंदा हमारी आवाज को उठाएगा। लेकिन अगर गोविल जी ये आश्वस्त करेंगे तो 100% उनको इसका फायदा मिलेगा। पहले हम उनके पैर छुएंगे, पहले प्रत्याशी बनकर साथ निभाएंगे उनका, जी पूरा सहयोग मिलेगा उनको। नहीं तो उनके लिए जब चुनाव प्रचार आप करने जाएंगे तो लोगों से क्या कहेंगे? उनके बीच कौन आया है? हमारे राम जी आए हैं। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ लोगों ने इस बार वोट नहीं देने की बात कही है। ये वो लोग हैं जिनके फ्लैट की सालों से रजिस्ट्री नहीं हुई। ऐसे में इस बार इन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं कैंपेन चलाया है। देखिए, नोएडा की ये हाई राइज बिल्डिंग और इन बिल्डिंग पर लगे रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं के ये बैनर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा उठने लगा है। लोकतंत्र का महोत्सव शुरू होने जा रहा है। देश भर में मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
प्रशासन की ओर से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में लोक लुभावने वादे कर एक दूसरे को पटखनी देने की पुरजोर कोशिश में है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों ने नो वोट कैंपेन शुरू कर दिया है। इन रिहायशी इलाकों में आप नजर उठाकर देखेंगे तो हर दूसरे घर की बालकनी में रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं कि ये बैनर लहराता हुआ मिल जाएगा। जब तक हमारी जो है रजिस्ट्री का कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक जो है हम लोग जो है वोट डालने के लिए कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि 2-3 साल हो गए हम लोगों का स्टैम्प पेपर तक का भी पैसा ले लिया है बिल्डर ने, लेकिन जो है आज तक जो है रजिस्ट्री का नामो निशान नहीं, और ना जो है यहाँ पे जो है ईओ की मीटिंग हो पाती है, ना उसका जो चुनाव होने पाता है। दिल्ली से सटे नोएडा ग्रेटर नोएडा कहने को तो आधुनिकता की मिसाल है। यहाँ कई गगनचुंबी रिहायशी बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया है, लेकिन घर खरीदने के सालों बाद भी लोगों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। नोएडा के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ फ्लैट तो बन गए, लोगों ने उसके पैसे भी दे दिए, लेकिन अब तक उन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसको लेकर परेशान लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है। अगर हम किसी को अपना नेता चुनते हैं वो अपने राइट्स के लिए चुनते हैं, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनते हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मकान हमने खरीदा, हमें रजिस्ट्री नहीं मिल रही, इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है ना, हमारे लीगल राइट्स का हनन हो रहा है। तो जब हमारा एमपी या एमएलए जो हमारे लीगल राइट्स हमें नहीं दिला सकता, तो हम वोट किसके लिए करेंगे? आज हमको 45 साल हो गए वोट देते हुए, दिया है हमने वोट हमेशा ना, और हम लोग की जो उम्र है ऐसी उम्र तक समझते दुनियादारी क्या है। हमारे वोट से हो सकता है फर्क नहीं पड़े, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं करते। फ्लैट से रजिस्ट्री की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए सरकार ने अमिताभ कांत कमेटी का गठन किया है। योगी सरकार लगातार फ्लैट रजिस्ट्री की समस्या का समाधान करवाने में लगी हुई है। चुनाव सिर पर हैं और इस बीच नोएडा ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी सोसाइटीज ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि उस वक्त रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो स्थानीय लोग हैं जो इन फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका कहना है कि अब ये मुहिम बहुत बड़ी हो गई है। अगर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई तो वो धरना भी देंगे, वो प्रदर्शन भी करेंगे और वो लगातार जो अपनी मांग है उसको उठाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे पूरे दे दिए हैं, बावजूद इसके उन्हें अपने घरों का मालिकाना हक नहीं मिला है। विजय कुंज बिहारी के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करना राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। जिनके कंधों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने की जिम्मेदारी है, वो मेढ़क तोलने जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। 2 मेढ़क तराजू पर रखे नहीं कि 3 उछल कर भाग जाते हैं। कुछ लोकसभा सीटों पर तो उम्मीदवारों की पैराशूट लैंडिंग कराई गई है। ऐसी लोकसभा सीटों से जुड़े कार्यकर्ताओं को अपने उम्मीदवारों को पहचान लेना बड़ी चुनौती बन गई है। लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का टारगेट तय कर चुकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि उनके अंदर पहचान दोष की बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहचान दोष की बीमारी ने तो गजब ही ढा दिया। हुआ ये कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता चला कि कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार घोषित हो चुके रमेश अवस्थी स्वर्ण शताब्दी ट्रेन से आ रहे हैं। फिर क्या था, उत्साहित कार्यकर्ता फूल माला भगवा साफा ताफा लेकर पहुंच गए स्टेशन। लेकिन इनमें से रमेश अवस्थी को तो कोई पहचानता ही नहीं था, लिहाजा डिब्बे से ज्यों ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद निकले, कार्यकर्ताओं ने उन्हें ही रमेश अवस्थी समझकर पत्रम पुष्पम अर्पित कर दिए। अब बेचारे बाबूराम निषाद उत्साहित कार्यकर्ताओं को समझाते रहे कि आपने गलत देवता पर फूल मालाएं चढ़ा दी हैं, लेकिन नारों के शोर में उनकी बात सुन कौन रहा था। खैर, जैसे तैसे गलतफहमी दूर हुई तो बची खुची स्वागत सामग्री रमेश अवस्थी को अर्पित की गई।
लेकिन पत्रकारिता की डगर पर चलकर नेतागिरी वाले रास्ते का रुख करने वाले रमेश अवस्थी को पता है कि इन छोटी मोटी गलतफहमियों का मुकाबला कैसे करना है। ऐसा नहीं कि अचानक आ गए, मेरे साथ वो आए, पार्टी ने उन्हें भेजा कि आप मेरे साथ वहां दिल्ली से आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन सांसद को जानता है कि ये सांसद इनका इनाम है। भारतीय जनता पार्टी में वो 5 साल कानपुर के प्रभारी रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा व्यक्ति जो 5 साल कानपुर नगर में प्रभारी रहे और उसको कार्यकर्ता ना जाने और ये मान ले कि ये साहब रमेश अवस्थी है? ये सिर्फ जो एक होता है ना कि ट्विस्ट करने वाली बात, वो ट्विस्ट करने वाली बातें हैं, और उस ट्विस्ट करने में जो आप लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो मामला कार्यकर्ताओं के भ्रमित होने का नहीं, वहां कवर करने गए पत्रकारों के भ्रमित होने का है। दरअसल 24 की जंग में भ्रम तो चौतरफा फैला है। कुछ ऐसा ही भ्रम हो गया यूपी की रामपुर लोकसभा सीट को लेकर। समाजवादी पार्टी के रामपुर अध्यक्ष आसिम रजा ने बुधवार सुबह पर्चा खरीदा और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही उनका उत्साह ठंडा पड़ गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि समाजवादी पार्टी ने मोहिल बुल्लाह नदवी को रामपुर से प्रत्याशी बना दिया है, जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम हैं। जी खरीद। अच्छा, किस पार्टी से खरीदेंगे? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने पर्चा भरा है। अच्छा, आसिम राजा ने भी पर्चा भरा है? नहीं, हमने भरा है। अब इसके अलावा हम किसी और के बारे में नहीं कह सकते। कहीं अति उत्साह है तो कहीं भ्रम है, तो कहीं कहीं मति भ्रम भी है। यूपी की मुरादाबाद सीट पर मति भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ी। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने मंगलवार को पर्चा भी भर दिया था, लेकिन बुधवार को मुरादाबाद सीट से ही रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के सिंबल से नामांकन भरने पहुंच गईं। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन। आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे। दरअसल अखिलेश यादव ने एसटी हसन को मुरादाबाद से उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन एसटी हसन की उम्मीदवारी की खबर सुनते ही सीतापुर जेल में बंद आजम खान भड़क गए। समर्थकों को कह दिया कि एसटी हसन को हराओ। आखिरकार अखिलेश को आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलना पड़ा। अब टिकट बांटना भी कोई आसान काम है क्या? अरे जनाब, मेढक तौलने से भी ज्यादा बड़ी चुनौती है टिकट बांटना। खैर, पार्टी चलानी है, मलाई खानी है, तो मेढक तो तौलना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान में शादी और चुनाव किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। दोनों की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। कई बार शादियों में लगने वाला चुनाव का खास तड़का शादी के जश्न को और खास बना देता है। ऐसी एक शादी राजस्थान के पाली जिले में होने जा रही है, जिसने महज अपने निमंत्रण कार्ड से ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए क्या खास है इसमें। कहते हैं हिंदुस्तान में शादी किसी त्योहार से कम नहीं है। बैंड बाजे पर नाचते हुए बारातियों से सजी देश भर में आपने कई आलीशान शादियां भी देखी होंगी। दूल्हा दुल्हन की अतरंगी एंट्री से सजी अजब गजब शादियों में भी आप जरूर शरीक हुए होंगे। लेकिन राजस्थान की पाली में एक शादी ऐसी है जो जश्न नहीं बल्कि शादी के कार्ड की वजह से सुर्खियों में है। शादी के कार्यक्रम और दूल्हा दुल्हन के सपरिवार नामों से सजा ये कार्ड देखने में भले ही आम लगे, लेकिन जरा इसके बाहरी पन्ने पर नजर डालिए। यहाँ वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ साथ 2024 में होने वाले आम चुनाव में वोट डालने की अपील की गई है।
देखिए किस तरह शायराना अंदाज में शादी के कार्ड के जरिए दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी में शामिल होने वाले मेहमानों से गिफ्ट के बजाय वोट डालने की अपील की है। लोकसभा में मतदान 100% हो ताकि हम सभी जितने भी मेहमान होंगे उनको कार्ड के थ्रू अपने मतदान के लिए भी प्रेरित करेंगे। कार्ड पर अलग अलग तरीकों से बड़े शायराना ढंग से न सिर्फ वोट की महत्ता को समझाया गया है, बल्कि लोगों से भी शादी में शरीक होने से पहले वोट डालने की अपील की गई है। इस शादी की एक और खास बात है कि पाली की ये जोड़ी 26 अप्रैल को विवाह के बंधन में बंधने जा रही है और इसी दिन यहाँ मतदान भी है, जिसके लिए भी दूल्हा दुल्हन ने पहले ही प्लानिंग कर रखी है। शादी का समय लगभग 6 बजे 7 बजे का है, तो दिन में हम शादी के तुरंत बाद में मतदान करने के लिए मैं अपने बूथ पर पहुंचूंगा, वापस ससुराल जाऊंगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव माना गया है और जब चुनाव और मतदान के लिए इस तरह अतरंगी जागरूकता देखने को मिलती है तो यकीन होता है कि भारत का वोटर अपने अधिकारों को लेकर कितना सजग है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।